जय श्री कृष्ण सभी को। मैं बलबीर अग्रवाल टोरस एजुकेशन इंस्टीट्यूट में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के बारे में। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बेस है अकाउंटिंग का, जिसको हर एक बच्चे को जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसके बिना बच्चा अकाउंट्स को ठीक तरह से नहीं समझ पाता। तो आज की वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है। इस पूरी वीडियो को आप बिना स्किप किए हुए ज़रूर देखिएगा, ताकि आपको किसी प्रकार का कोई भी कन्फ्यूजन ना रह जाए। और इस वीडियो के एंड में मैं आपको इस टॉपिक से संबंधित कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस भी दूंगा। उन क्वेश्चंस के आप जवाब भी कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर दीजिएगा, ताकि आपको किसी भी तरह का कोई भी डाउट ना रहे। तो चलिए शुरू करता हूँ आज की इस वीडियो को। सबसे पहले हम जानते हैं बेसिस ऑफ अकाउंटिंग क्या होता है। बेसिस ऑफ अकाउंटिंग का मतलब है कि हम बिजनेस में जो ट्रांजैक्शंस होती हैं उसको किस बेस पे रिकॉर्ड करें, मतलब किस तरीके से लिखें, किस ढंग से लिखें। यही बेसिस ऑफ अकाउंटिंग होता है। तो मेनली बेसिस ऑफ अकाउंटिंग दो होते हैं, एक तो कैश बेसिस और एक होता है एक्रूअल बेसिस। अब मैं आपको कैश बेसिस बताऊंगा और उसके बाद उसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस बताऊंगा। इसी तरह से एक्रूअल बेसिस और उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस बताऊंगा। इस पूरी वीडियो में ये हमने कवर करना है। तो सबसे पहले कैश बेसिस को समझते हैं। कैश बेसिस का मतलब है कि बिजनेस में हमने केवल उन्हीं ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना है जो एक्चुअल में कैश में हुई हैं, मतलब जिनके बदले में हमारे पास या तो पैसा आया है या पैसा गया है। उसके अलावा हमें और किसी भी तरह की ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड नहीं करना। फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैंने 10,000 रुपये का सामान परचेज किया है कैश में, तो इसको हम रिकॉर्ड करेंगे। और इसके विपरीत यदि होता कि 10,000 रुपये का सामान परचेज किया है उधार में, तो इसको रिकॉर्ड नहीं कर पाते, क्योंकि कैश बेस में हमने केवल उन्हीं ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना है जिनके बदले में या तो पैसा गया है या फिर पैसा आया है। अब इस कैश बेसिस के एडवांटेजेस कौन कौन से हैं? देखो, ये सबसे सिंपल मेथड है। पहला एडवांटेजेज, इट इज़ ए सिंपल मेथड, क्योंकि हमें केवल ध्यान रखना है कैश को। अगर कोई भी ट्रांजैक्शंस कैश में हुई है तो लिख देंगे, नहीं हुई है तो नहीं लिखेंगे। इसका मतलब है कि ये सिंपल मेथड है। दूसरा इसका जो एडवांटेज है वो है इट डज नॉट रिक्वायर द यूज ऑफ द एस्टिमेट्स एंड द पर्सनल जजमेंट। इसमें पर्सनल जजमेंट की किसी तरह की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। एस्टिमेशन की किसी तरह का कोई यूज नहीं है। हमें मतलब कोई हिसाब किताब नहीं लगाना। सिंपल सी बात याद रखनी है, पैसा आया तो रिकॉर्ड कर देंगे, नहीं आया तो नहीं रिकॉर्ड करेंगे। इसलिए इसको एस्टिमेशन के यूज की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है और ना ही पर्सनल जजमेंट की रिक्वायरमेंट है। तीसरा इसका एडवांटेज कह सकते हैं सुटेबल फॉर द प्रोफेशनल पीपल्स। जो बिजनेस में प्रोफेशनल लोग होते हैं, जैसे कि डॉक्टर्स होते हैं, वकील होते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होते हैं, ये लोग जो होते हैं उनका जो मतलब प्रोफेशन होता है उसमें ज़्यादातर कैश में ही ट्रांजेक्शन्स होती हैं। डॉक्टर ऐसा नहीं कि उधारी में इलाज करता है, या सीए उधारी में अपनी सलाह देता है, या वकील अपनी उधारी में सलाह देता है। तो इसलिए ये इन लोगों के लिए सूटेबल है, जहाँ पे मतलब लगभग 99% काम कैश में ही होता है। अब इस मेथड के डिसएडवांटेजेस क्या है? पहला हम डिसएडवांटेजेस बोल सकते हैं, इट डज नॉट गिव द ट्रू पोजीशन ऑफ द बिजनेस। ये हमारे बिजनेस की सही सही पोजीशन को नहीं बता पाता, क्योंकि ये सारी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड नहीं करता। इसलिए हमारे बिजनेस का जो रियल प्रॉफिट है वो सामने नहीं आएगा, जो या रियल जो लॉस है वो सामने नहीं आएगा। कहने का मतलब है बिजनेस की जो रियल पोजीशन है उसके बारे में हमें पता नहीं लग पाएगा। दूसरा इसका डिसएडवांटेज हम बोल सकते हैं, इट डज नॉट फॉलो द मैचिंग प्रिंसिपल। ये मैचिंग प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करता। मैचिंग प्रिंसिपल में क्या होता है कि हम जिस पीरियड का एक्सपेंसेस लिखते हैं या जिस पीरियड की इनकम लिखते हैं उसी पीरियड को आपस में हम मैच करते हैं। अगर हमने जनवरी का एक्सपेंसेस लिखा है तो इनकम भी जनवरी की ही होनी चाहिए, भले ही उसकी पेमेंट या उसकी रिसिप्ट समय से पहले हो गई हो या समय के बाद हुई हो, उससे हमें कोई लेना देना नहीं होता। वो सेम पीरियड के होने चाहिए, यानी कि इनकम और एक्सपेंसेस अगर सेम पीरियड के होते हैं तो वो मैचिंग प्रिंसिपल को फॉलो करना कहा जाता है। बट यहाँ पे ऐसा नहीं हो पाता, क्योंकि उधारी की वजह से हमारी ट्रांजेक्शन्स अलग अलग टाइम में रिकॉर्ड हो जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, जो जनवरी में हमने मान लो उधारी में सामान खरीदा और उसकी पेमेंट हमें मार्च में मिली, तो जनवरी में ना लिख के इसको मार्च में लिखा जाएगा, जबकि एक्चुअल में ये इनकम जनवरी की थी। तो इस तरह से ये मैचिंग प्रिंसिपल को फॉलो नहीं कर पा रहा। तीसरा इसका जो डिसएडवांटेज है वो है ग्रेट पार्टिसिपेशन ऑफ द मैनिपुलेशन ऑफ द प्रॉफिट।
जो आपके बिजनेस की प्रॉफिट है उसमें मैनिपुलेशन हो सकती है। ग्रेट पार्टिसिपेशन है इसका मतलब, बहुत बड़ा योगदान है कि आपके जो बिजनेस के प्रॉफिट्स हैं उसमें हेर फेर हो जाए, उसमें बदलाव हो जाए, क्योंकि हम कैश ट्रांजैक्शन को ही रिकॉर्ड कर रहे हैं, उधार वाली को रिकॉर्ड नहीं कर रहे। उधार वाली को उस समय रिकॉर्ड करेंगे जब वो एक्चुअल में कैश में कन्वर्ट हो जाती है, तो उसकी वजह से हमारा फिर प्रॉफिट ठीक नहीं आएगा। चौथा इसका जो डिसएडवांटेजेज हम बोल सकते हैं वो ये है कि कंपनीज एक्ट 2013 डज नॉट रिकॉग्नाइज इट। जो कंपनीज एक्ट 2013 हमारा है वो इसको रिकॉग्नाइज नहीं करता, क्योंकि इससे बिजनेस की रियल पोजीशन सामने नहीं आती, इस वजह से ऐसा है। अब हम पढ़ते हैं दूसरा बेस हमारे अकाउंटिंग का कौन सा है। तो दूसरा बेस हमारे अकाउंटिंग का है एक्रूअल बेस। एक्रूअल बेस का मतलब है कि हम अपने बिजनेस में उन सभी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं, चाहे वो कैश में हुई हो चाहे वो कैश में ना हुई हो, मतलब कैश भी और नॉन कैश भी, जिसमें हम सभी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेंगे वो हमारा एक्रूअल बेस कहलाता है। तो एक्रूअल बेस के अब हम एडवांटेजेज और डिसएडवांटेजेज पढ़ते हैं। एक्रूअल बेस का एडवांटेजेज है कि देयर इज ए कंसिस्टेंसी इन द कंप्यूटेशन ऑफ द प्रॉफिट। जो हमारे बिजनेस के प्रॉफिट हैं उसमें कंसिस्टेंसी रहेगी, इससे बिजनेस के जो प्रॉफिट्स हैं वो रियल रहेंगे, एकदम सही रहेंगे और कंसिस्टेंट रहेंगे। दूसरा जो हमारा बेनिफिट है, इट गिव्स द ट्रू पोजीशन ऑफ द बिजनेस। ये हमारे बिजनेस की सही पोजीशन को बताएगा, जो हमारे प्रॉफिट्स हैं उनकी एकदम सही पोजीशन बताएगा, क्योंकि ये दोनों ही बातों को रिकॉर्ड कर रहा है, चाहे वो कैश वाली बातें थी चाहे वो नॉन कैश वाली बातें थी, इसलिए जो हमारे बिजनेस का प्रॉफिट रहेगा वो एकदम सही आएगा। तीसरा इसका बेनिफिट है, इट फॉलो द मैचिंग प्रिंसिपल। ये हमारे बिजनेस की मैचिंग प्रिंसिपल को फॉलो कर रहा है, क्योंकि ये सारी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर रहा है, कैश वाली भी और नॉन कैश वाली भी, इसलिए ये हमारे मैचिंग प्रिंसिपल को फॉलो करता है। और चौथा इसका बेनिफिट हम बोल सकते हैं, कंपनीज एक्ट 2013 भी इसको रिकॉग्नाइज करता है, क्योंकि ये बिजनेस की रियल पोजीशन को बताता है, बिजनेस के सही प्रॉफिट्स या लॉस को कैलकुलेट करता है, इस वजह से कंपनीज एक्ट 2013 भी इसको रिकॉग्नाइज करता है। अब इसके डिसएडवांटेजेस क्या हो सकते हैं। पहला डिसएडवांटेज हो सकता है इसका, इट इज़ नॉट ए सिंपल मेथड। ये एक सिंपल मेथड नहीं है, क्योंकि इसमें हमें कैश के अलावा उधार वाली ट्रांजैक्शंस को भी रिकॉर्ड करना होता है, दोनों तरह की ट्रांजैक्शंस लिखते हैं, तो ये मेथड उतना सिंपल नहीं है जितना कि कैश बेस वाला मेथड था। और दूसरा इसका जो डिसएडवांटेज हम बोल सकते हैं कि इसमें पर्सनल जजमेंट और एस्टिमेट्स का हमें ध्यान में रखना पड़ता है। तो हमारा जो प्रॉफिट होता है या लॉस होता है वो थोड़ा बहुत पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकता है। तो मुझे आशा है कि मैंने आपको जो ये कैश बेस और एक्रूअल बेस जो दोनों आपको अकाउंटिंग के बेस बताए वो अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। फिर भी आपको किसी तरह का कोई भी डाउट रहता है तो वो डाउट आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या मुझे कॉल करके भी आप उस डाउट को पूछ सकते हैं। कॉल करने के लिए मेरा नंबर है 9416949631। आप इस नंबर पर मुझे बेझिझक कॉल कर सकते हैं। और जो आपको मैंने ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस की बात बोली थी अभी वीडियो के शुरू में, तो वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस ये रहे आपके सामने। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा और कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। मिलता हूँ बहुत जल्द एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। टॉरस एजुकेशन संस्थान से संबंधित और अधिक जानकारी के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद। यू कैन कॉन्टैक्ट अस फॉर मोर इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू टॉरस एजुकेशन इंस्टीट्यूट। थैंक यू।